हेलो दोस्तों, मैं सोनी कुमारी आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सोनी सुपर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हम लोग चैप्टर आज कितना को देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर तीसरा यानी 3 चैप्टर को देखेंगे। और दोस्तों, चैप्टर का नाम कहा जाए तो क्या है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। दोस्तों, बंधुत्व का मतलब कहा जाए तो होता है भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा। तो दोस्तों, इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप 2026 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो दोस्तों पर डे वीडियो देखिएगा और एक वीडियो देखकर आप दूसरा वीडियो को बीच में गैप कीजिएगा, उसके बाद में तीसरा देखिएगा। तो दोस्तों, आपको समझ नहीं आएगी, तो दोस्तों इसलिए हर एक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे है क्या है, परिचय लिखी हुई है, यानी कि परिचय हम लोग पहले तीसरा चैप्टर के बारे में परिचय देखेंगे, यानी इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो दोस्तों, क्या है इंट्रोडक्शन में, तो है इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे, तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बीच समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि 600 ईसा पूर्व यानी BC यानी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की बीच यानी कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में जानेंगे। तो कैसे जानेंगे, उसके बाद में है समाज के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग महाभारत को पढ़ेंगे। समाज के बारे में जानने के लिए हम लोग महाभारत को सबसे पहले पढ़ेंगे। क्योंकि भाई क्यों पढ़ेंगे महाभारत को, तो क्योंकि इस पर वहाँ की शासन व्यवस्था, भाई भाई की रिश्ता, औरतों की स्थिति इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में सब कुछ दिया है। किसमें? तो महाभारत में। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट हेडिंग में क्या लिखी हुई है, तो दोस्तों है हिंदू पुरानी ग्रंथों में हमें 4 युग का वर्णन मिलता है। हिंदू पुरानी ग्रंथों में हमें कितने युग का वर्णन मिलता है, तो 4 युग का। 4 युग कौन कौन है, तो देखिए सतयुग, पहला सतयुग। तो सतयुग में किस चीज़ के बारे में पता चलता है, सतयुग में कैसे कैसे लोग थे। तो सतयुग में अच्छे और बुरी शक्तियाँ अलग अलग लोक में रहती थी। यानी कि सतयुग में अच्छे लोग अलग लोक में और बुरी शक्तियाँ यानी कि ये अलग लोक में रहती थी। उसके बाद में त्रेता युग। कौन सा युग? त्रेता युग। इसमें अच्छी और बुरी शक्तियाँ एक साथ ही एक ही लोक में रहती थी, जैसे राम जी और रावण। यानी कि त्रेता युग में कहा जाए तो अच्छी और बुरी शक्तियाँ एक ही साथ ही एक ही लोक में रहती, यानी कि धरती पे ही थी। कौन? तो राम और कौन? तो रावण। और जैसे कहा जाए कि सतयुग में, तो सतयुग में जैसे कि यानी कि एक लोक में नहीं रहती थी। कौन? अच्छे और बुरे लोग। तो वो कही जा रही है। उसके बाद में द्वापर युग में क्या है दोस्तों, तो द्वापर युग में कही जा रही है, क्या कही जा रही है, तो द्वापर युग, इसमें अच्छी और बुरी शक्तियाँ एक ही परिवार में रहती थी। यानी कि द्वापर युग में क्या हुआ, तो द्वापर युग में अच्छी और बुरी शक्तियाँ एक ही परिवार में रहने लगा। कौन सा परिवार में? तो एक ही परिवार में। जैसे मैं एग्जाम्पल, तो पांडव और कौरव। पांडव और कौरव जो है चचेरा भाई था, यानी कि एक ही फैमिली का था। उसके बाद में कलयुग को हम लोग सिर्फ जानते हैं, लेकिन 4 युग की जानकारी हम लोगों को मिलता है हिंदू ग्रंथ से। उसके बाद में कलयुग में क्या है दोस्तों, तो कलयुग में क्या हुआ कि इसमें अच्छाई और बुराई एक ही इंसान में रहती है। जैसे में कही जाए अभी फिलहाल में कि एक व्यक्ति में अच्छाई का भी गुण है और बुराई का, यानी कि कलयुग में जो है अच्छाई और बुराई एक ही इंसान में रहती है, यानी कि एक ही इंसान में अच्छाई और बुराई है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, तो उसके बाद में है महाभारत युद्ध के बारे में देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। तो यहाँ पे है महाभारत युद्ध, यानी कि कहा जाए कि महाभारत युद्ध जो है, तो कौरव, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, कौरव और पांडवों के बीच में हुई थी। एग्जाम में पूछ दी जाती है कि महाभारत युद्ध किसके किसके बीच में हुई थी, तो कौरव और पांडवों के बीच में हुई थी। उसके बाद में पूछ देती है, क्या पूछ दिया जाता है कि महाभारत युद्ध जो है कितने दिनों तक चला। तो दोस्तों, महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला। कितने दिन? 18 दिन। उसके बाद में है इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लाखों से भी ज़्यादा मारे गए कही जाए
तो इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। उसके बाद में है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। दोस्तों पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि महाभारत का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था, तो क्या बताएंगे, कुरुक्षेत्र। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट में है महाभारत। वहाँ पे युद्ध के बारे में, अब यहाँ महाभारत के बारे में देखते हैं डीपली में क्या है। तो देखिए क्या है, महाभारत यानी कि महाभारत के बारे में कही जा रही है कि यह भारत का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। यानी कि महाभारत जो है भारत का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। उसके बाद में है महाभारत उपमहाद्वीप के सबसे विशाल ग्रंथों में से एक है। उसके बाद में क्या कही जा रही है, इसकी रचना लगभग 1000 वर्ष तक होती रही। किसकी, तो महाभारत की। क्वेश्चन में पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर कि महाभारत की रचना लगभग कितने वर्ष में हुई थी, तो क्या बताएंगे, 1000 वर्ष। उसके बाद में नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, तो उसके बाद में है क्या है, तो देखिए उसके बाद में है क्या है, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता थी। क्या थी, तो जय संहिता। एग्जाम में पूछ दी जाती है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो क्या बताएंगे, जय संहिता। क्या बताएंगे, जय संहिता। उसके बाद में है क्या है, तो महाभारत के मुख्य कथा है दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण। यानी कि महाभारत क्या है, तो दो परिवार के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। तो युद्ध जो है महाभारत किसके किसके बीच में हुआ था, तो कौरव और पांडव के बीच। उसके बाद में क्या है, इसमें शुरू में यानी कि क्या कही जा रहा है, शुरू में इसमें केवल क्या 8800, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, 8800 होगा, 8800 श्लोक थे। अब इसमें क्या है, अब इसमें 1,00,000 हो गई है। श्लोक जो है अभी फिलहाल में कितने हो गई है, तो 1,00,000 और इससे भी कहें तो हल्का अधिक, यानी कि 1,00,000 से भी अधिक हो गई है। लेकिन शुरुआत में कितने थे, तो 8800 थे। कितने, 8800। उसके बाद में है क्या, मूल रचनाकार यानी कि महाभारत के मूल रचनाकार किसे माना जाता है, तो महर्षि वेद व्यास को। किसको माना जाता है, महर्षि वेद व्यास को। लेकिन महाभारत 1000 वर्ष में लगी है लिखने में, तो एक व्यक्ति का थोड़ी हाथ है, कई व्यक्तियों का हाथ है, लेकिन फिर भी मूल रचनाकार महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि वेद यानी कि कह दिया जाए कि महाभारत की रचना किसने किया, तो क्या बताएंगे, वेद व्यास। उसके बाद में क्या है, तो यहाँ पे कही जा रही है कि 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच इसकी रचना हुई। किसकी, तो महाभारत की। यानी कि महाभारत की रचना 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच इसकी रचना हुई। उसके बाद में क्या है दोस्तों, तो महाभारत की विशेषताएं, यानी कि महाभारत की विशेषताएं आखिर क्या क्या है, तो देखिए देखते हैं हम लोग। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, तो प्रमुख काव्य ग्रंथ है। उसके बाद में है विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ है और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। यानी कि महाभारत कोई छोटा मोटा पुस्तक नहीं है, यानी कि छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। यानी कि विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ है और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। कौन, महाभारत। उसके बाद में है इसमें विभिन्न सामाजिक समुदाय के व्यवहार का मानदंड तय है। उसके बाद में क्या कही जा रही है दोस्तों, तो उसके बाद में नेक्स्ट में आगे है क्या है, आगे यानी कि नेक्स्ट है महाभारत में लड़ाई। यानी कि महाभारत में किसकी किसकी जानकारी है, तो महाभारत में लड़ाई और जंगलों और महलों, उसके बाद में बस्तियों का वर्णन है। महाभारत में लड़ाई यानी कि लड़ाई के बारे में, और जंगलों, क्या है, जंगलों, महलों और बस्तियों का वर्णन है। महाभारत क्या है दोस्तों, महाभारत को हिंदू धर्म का पंचम वेद माना गया। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ दिया जाए कि महाभारत को हिंदू धर्म का यानी कि कौन सा ग्रंथ माना जाता है, यानी सॉरी कौन सा वेद माना जाता है, वेद ना, कौन सा वेद माना जाता है, तो कौन सा वेद बताएंगे, पंचम वेद माना गया है। किसको, तो महाभारत को। मैं 2 चैप्टर जब बताई थी तो 1 लाइनर क्वेश्चन में मैं बताई थी
कि वेद कितने हैं, तो दोस्तों वहाँ पे मैं डीपली बताई थी कि वेद 4 हैं, कौन सा वेद पुराना है और कौन सा वेद नया है। डीपली में मैं यानी कि उस चैप्टर में बताई थी, जिन लोग नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में क्या है दोस्तों, तो महाभारत में जीवन, धर्म, राजनीति, समाज और फिर देश, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी विषय से यानी कि विषय से जुड़ा पाठ है। महाभारत में जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान सभी विषय से जुड़ा हुआ पाठ है। उसके बाद में क्या देखेंगे, तो उसके बाद में है महाभारत का क्या है दोस्तों, उसके आगे महाभारत का क्या है, समालोचनात्मक संस्करण। यानी कि समालोचनात्मक क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, समालोचना का मतलब होता है, क्या होता है, विश्लेषण करना। क्या करना, विश्लेषण करना यानी समझाना। क्या करना, समझाना। उसके बाद में है अच्छे तरीके से अध्ययन कर उसमें त्रुटियाँ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, त्रुटियाँ यानी कि त्रुटियों में सुधार लाना। क्या है, यानी कि गलतियों में, यानी कि जैसे कहा जाए समालोचनात्मक का मतलब क्या होता है, तो विश्लेषण करना यानी कि समझाना। और उसके बाद में अच्छे तरीके से अध्ययन कर उसमें त्रुटियाँ का सुधार करना। किसका सुधार करना, त्रुटियाँ यानी कि गलतियों का सुधार लाना। उसके बाद में नेक्स्ट में आगे क्या है, तो नेक्स्ट है 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान यानी कि B.A. सुकथांकर ने एक परियोजना शुरुआत की। इस परियोजना में बड़े बड़े विद्वानों ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मेदारियां लिया। यानी कि कौन, तो V.A. सुकथांकर ने 1919 ईस्वी में ऐसा किया, एक परियोजना तैयार किया जिसमें बड़े बड़े विद्वानों ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में क्या लिए, तो भाग लिए। आगे देखते हैं आगे क्या है, तो आगे है दोस्तों क्या है, समालोचनात्मक संस्कृत में की गई चरणबद्ध क्रियाएं यानी कि लाइन बाय लाइन। उसके बाद में क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले देश के अलग अलग स्थानों से लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। अब दोस्तों आपको पांडुलिपियों का मतलब कहा जाए तो क्या होता है, पांडुलिपियों का मतलब जो है हाथ से लिखी हुई चीज़ें, यानी कि हाथ से जो लिखा हुआ है उसी को पांडुलिपि कहा जाता है। जैसे कही जा रहा है सबसे पहले देश के अलग अलग स्थानों से लिपियों में लिखी गई महाभारत के संस्कृत पांडुलिपियों का क्या किया गया, तो इकट्ठा किया गया, यानी कि एक जगह नहीं मिली है। यानी महाभारत की जानकारियाँ जो अगर कही जाए तो अलग अलग देशों में अलग अलग ग्रंथों में देखने को मिला, उसी को इकट्ठा किया और ये हाथों से लिखा हुआ मिला। उसके बाद में है उन श्लोक यानी कि इंगित यानी कि चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे, उनको यानी कि चयन किया जो किससे लिखा हो, हाथों में, यानी कि पांडुलिपि में पाए गए यानी कि हाथों से लिखे गए हों, उनको इकट्ठा किया गया। उसके बाद में क्या है दोस्तों, तो उसके बाद में है क्या है, उसके बाद में है श्लोकों का प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में पहले अनेक ग्रंथों यानी कि 13,000 पृष्ठ में, कितने हजार पृष्ठ, तो 13,000 पृष्ठों में पहले अनेक ग्रंथ खंड में किया, यानी कि लाइन बाय लाइन किया, समझिए। इस परियोजना को पूरा करने में कितना साल लग गया, तो 47 साल लग गया इकट्ठा कर उसका मतलब कि एक तरह से खंड बाई खंड करके एक ग्रंथ बनाने में। उसके बाद में है पांडुलिपि। अभी जस्ट हम बताएं पांडुलिपि, तो वही पांडुलिपि क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे अच्छे से जानिए। पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो, यानी कि जस्ट अभी बताया कि पांडुलिपि का मतलब है कि व्यक्तियों द्वारा लिखी गई, यानी हाथों से लिखा हुआ हो, ना कि कोई मुद्रित किया हुआ हो दस्तावेज या छपा हुआ, यानी कि तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथों से लिखी गई हो, जैसे हस्तलिखित पत्र जैसे कि कहा दिया जाए कि हस्तलिखित पत्र हाथों से लिखी जाती है, ना कि मतलब कि मुद्रित कर।
तो इस तरह से एग्जाम्पल में आपको हस्तलिखित पत्र दिया है, यानी कि पांडुलिपि उसको कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति अपने हाथों से लिखा हो, उसी को पांडुलिपि कहते हैं। उसके बाद में आगे क्या है, तो आगे है मुद्रित किया हुआ, यानी कि मुद्रित किया हुआ या किसी अन्य विधि से किसी दूसरे दस्तावेज से नकल करके तैयार सामग्री को पांडुलिपि नहीं कहते हैं। यानी कि इजी सी बात है कि मुद्रित किया हुआ या किसी अन्य विधि से या किसी दूसरे दस्तावेज से नकल करके तैयार सामग्री को पांडुलिपि नहीं कहते हैं। पांडुलिपि उसको कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथों से लिखी गई सामग्री को पांडुलिपि कहते हैं। उसके बाद में है क्या है आगे, तो महाभारत का क्या है, महाभारत का, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, महाभारत होगा, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का परिणाम। तो क्या हुआ परिणाम, देखते हैं इसको। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण के परिणाम के रूप में पूरे महाद्वीप में उत्तरी भाग कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण तमिलनाडु और केरल तक के सभी यानी कि पांडुलिपियों में समानता नजर आई है। यानी कहने का मतलब है कि जो कही जा रहे समालोचनात्मक संस्करण में यानी कि पांडुलिपि में पाए गए हैं, कहाँ कहाँ से पाए गए हैं, तो उत्तरी भाग यानी कि कश्मीर और नेपाल में यानी कि पांडुलिपि पाए गए हैं, और लेकर उसके बाद में है दक्षिण तमिलनाडु में यानी कि तमिलनाडु और केरल तक के सभी पांडुलिपियों में कैसी नजर आई है, तो समानता यानी कि एक जैसी नजर आई है। उसके बाद में क्या कही जा रही है दोस्तों, तो उसके बाद में आगे है क्या है, कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अनेक परंपराओं के बारे में जाना और परिणाम के रूप में यह निकाला कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल माने जाते थे। क्या, यानी कि प्राकृतिक और क्या है, फिर से एक बार देखिए, कालांतर में विद्वानों ने पाली और उसके बाद में संस्कृत पाली प्राकृत और तमिल ग्रंथ के माध्यम से, किसके माध्यम से, तो पाली प्राकृत और तमिल ग्रंथ के माध्यम से अनेक परंपराओं के बारे में जाना और परिणाम के रूप में फिर निकाला, क्या निकाला कि आदर्श मूलक संस्कृत, यहाँ पे संस्कृत है, टाइपिंग मिस्टेक है, संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते यानी कि ऑफिशियल माने जाते थे। उसके बाद में है क्या है, तो वेद, वेद कहा जाए तो क्या है, किसे कहते हैं, तो वेद क्या है, देखिए वेद है क्या है, वेद, तो वेद वह शब्द यानी कि वेद शब्द संस्कृत भाषा के वेद धातु से बना है। वेद संस्कृत यानी कि वेद किस शब्द से बना है, तो संस्कृत भाषा के वेद धातु से, किससे, तो वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना, यानी कि अतः वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, क्या होता है, ज्ञान। यह प्राचीन भारत की पवित्र साहित्यक थी, कौन, तो वेद। उसके बाद में क्या है, तो वेद के प्रकार, यहाँ पे वेद है, वेद के प्रकार, तो वेद के प्रकार क्या है, यानी कि वेद कितने प्रकार के हैं, इसको तो मैं पिछले बार भी यानी कि दूसरी चैप्टर में 1 लाइनर क्वेश्चन में बताई थी, फिर भी यहाँ पे भी मैं लिख दी हूँ। तो देखिए वेद के प्रकार यानी कि वेद के प्रकार, यानी वेद आपसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछ दी जाती है कि वेद कितने प्रकार के हैं, तो आप क्या बताएंगे, वेद हैं जो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन सा वेद हैं, तो वेद हैं, कौन कौन से वेद हैं, तो पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। हर एक वेद का अपना अपना खूबी है। तो प्रथम वेद यानी कि ऋग्वेद है, यानी कि यह प्रथम वेद है, कौन, तो ऋग्वेद। इसका मूल विषय ज्ञान है, यानी कि इसके बारे में आपको यानी कि मूल विषय इसका क्या है, तो ज्ञान है। इसमें विभिन्न देवताओं का वर्णन है, किसमें, तो ऋग्वेद में, यानी कि ऋग्वेद को आप पढ़ेंगे तो विभिन्न देवताओं का आपको यानी कि उनके बारे में जानकारियाँ मिलेगा, और यानी कि उनके बारे में समझेंगे चीज़ों को। तो ऋग्वेद में इस तरह से है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की क्या खूबी है, तो इसमें क्रिया और यज्ञ के लिए मंत्र वर्णित है। इसमें क्या वर्णित है, तो यज्ञ के लिए मंत्र, किसमें, तो यजुर्वेद में।
उसके बाद में है सामवेद, तो इसका मुख्य विषय उपासना यानी कि पूजा भक्ति से है। उसके बाद में क्या है दोस्तों, तो उसके बाद में है अथर्ववेद। और दोस्तों अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद इसमें गुण धर्म आरोग्य यानी कि आरोग्य के लिए मंत्र हैं। और कह दिया जाए कि जादू टोना भी तो इसी अथर्ववेद में वर्णित है। और दोस्तों कहा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद, और सबसे नया वेद कहा जाए तो अथर्ववेद को कहा जाता है। और उसके बाद में दोस्तों क्या है, परिवार तथा बंधुत्व। क्या है, परिवार तथा बंधुत्व। तो दोस्तों इसके बारे में, बंधुत्व क्या है और परिवार क्या है, तो इसके बारे में हम लोग कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।